तो देखिए यहां पर हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि भाई गणितीय निरूपण तो हमने सब किसी चीज का कर दिया, लेकिन ज्यामितीय निरूपण का क्या करें। बोले ये क्या है यार गणितीय निरूपण और ज्यामितीय निरूपण। तो एक बात समझिए, मैथमेटिकली किसी चीज को प्रूफ कर दिया तो साइंस ने मान लिया, है ना। साइंस का सीधा सिंपल सा मतलब है, भैया आप कह रहे हो अच्छी बात है, आप जो कह रहे हो वो थ्योरी हो गई, मैंने मान ली, लेकिन कब मानूंगा, जब आप उसको गणितीय रूप से प्रूफ कर दो। मतलब मैथमेटिकली हर बार वही इनपुट्स देने पे आउटपुट सेम अगर आता है तो मैं ये कहूंगा कि भैया हां आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप मुझे एक और चीज बनाओगे, वो कहेंगे क्या कि आप ग्राफीय रूप से ग्राफिकली भी मुझे प्रेजेंट करके दें, ग्राफ के जरिए उसको प्रदर्शित करके दीजिए, क्या वो ऐसा होता है कि नहीं। क्या मतलब भाई, तो जैसे हमने एक बात कही कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में आपने कुल तय की गई दूरी ले ली और कुल समय ले लिया, ठीक है, औसत चाल आपने निकाली, लेकिन भाई वो बीच में रुका था, है ना। पता चले कि कुछ दूर आगे गया था, फिर थोड़ा सा ऐसा पीछे आया था, फिर आगे की तरफ चल के गया। बहुत सारी घटनाएं क्रम हो सकती है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। कंटिन्यूअस है था कि नहीं था, लगातार था कि नहीं था, बीच में रुका था, क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन गणित नहीं दे सकती। गणित तो सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे सकती है कि टोटल आउटपुट क्या हुआ। मतलब मैं ऐसा कहता हूं, एक मग लिया, एक दूसरा मग लिया, इस मग में 2 लीटर पानी था, इस मग में 2 लीटर पानी था, इस मग से इस मग में 2 लीटर पानी को डाल दिया तो भैया इस मग में कुल 4 लीटर पानी हो गया। यह गणित ने कह दिया 2 + 2 4। लेकिन गणित ने यह नहीं बता पाएगा कि भैया ये मग में जो पानी था, मैं पता चले 1 लीटर पानी सवेरे डाला फिर गया, अब शाम को आऊंगा फिर 1 लीटर पानी इसके अंदर डालूंगा तो शाम को भैया 2 + 2 4 हो गया। लेकिन ये बीच में टाइम लगा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, कैसे पता लगेगा, है ना। तो भैया ये पता नहीं लग सकता। मैं और एक अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे आपको पता है, आपने ये चीज पढ़ी है कि जो साइकिल का पहिया है ना, इसकी अगर मैं त्रिज्या दे दूं, इसकी त्रिज्या दे दूं तो आप इसकी निकाल लेंगे क्या, परिधि, और ये जितनी परिधि होगी उतना ही एक बार घूमेगा तो उतनी दूरी तय करेगा। ये परिधि के बराबर ही एक बार घूमने में क्या तय करेगा, दूरी। ये बात सत्य रही। लेकिन आपको मैं जब ऐसा पहिया बना दिया चौकोर और इसको लगा दिया मैंने वही साइकिल में, अभी भी तो भुजा ए है और इसकी जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा, अगर ये पूरे चल जाए, ये चौकोर डब्बा एक बार पूरा चल जाए तो ये परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा। ये परिमाप के बराबर ही क्या तय करेगा, दूरी। अब बताइए पहिया ये लगाऊं या साइकिल में पहिया ये लगाऊं। भाई गणित ने तो कहा बिल्कुल सत्य कि एक बार घुमाओगे तो जो उसकी बाउंड्री है उतनी दूर चली जाएगी, लेकिन मुझे जब इसको देखूंगा, जब आपको रियल में पता भी है कि जब ये लगाएंगे तो साइकिल चलेगी नहीं ना, ऐसा रख गया तो अगला वाला कैसे फेस आएगा। लेकिन अगर वो वृत्ताकार होती तो इजीली घूम जाती है। तो ये कौन बताएगा, ये दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा कि इसमें जो था ब्रेक हो रहा था और ये जो था ये स्मूथ चल रही थी, ये कौन दिखाएगा। तो ये गणित नहीं दिखा सकता। गणित ने तो कह दिया भैया परिधि के बराबर, या फिर वही परिधि अगर इसमें हो तो परिमाप के बराबर होता है। गणित ने तो कह दिया, गणित के हिसाब से तो सही हो गया। लेकिन हमें पता है कि भैया ये रियल प्रैक्टिस में दिक्कत करेगा। तो रियल प्रैक्टिस को हम निरूपित करने के लिए यूज करते हैं ग्राफ। किसको, ग्राफ को। ग्राफ क्या होता है, आपने खूब सारे बनाए होंगे। ग्राफ में 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा एक्स अक्ष और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे उसको रखते हैं, हमेशा एक्स अक्ष पे उसको रखते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं करता हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, और वाई अक्ष पे उसको रखते हैं जो डिपेंडेंट हो। अच्छा, ये बार बार मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको वो जो फ्रेम वर्क करके आ रहे हैं ना, जो फ्रेम हमने बनाई थी, वो पूरा फ्रेम के हिसाब से ही सब कुछ चले, ताकि आपको आसान लगे, इजी हो। बहुत सारा कुछ नहीं करना भाई, बहुत छोटा सा क्लू पॉइंट आप पकड़ के चल रहे हैं। हमने कहा ही था ना, एक नोड पकड़ेंगे और पूरे धागे खोल देंगे, वही तो कर रहे हैं। एक अक्ष पे हमेशा होगा इंडिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर नहीं करता हो। वो कौन है, सब में देखा था, सब में समय था भैया, फिक्स हो गई समय। इस चैप्टर के अंदर जब जब भी एक्स एक्सिस पे आएगा वो आएगा समय। क्या आएगा, समय। वहां अक्ष पे जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा भैया जो निर्भर करने वाला, मतलब क्या, दूरी, विस्थापन, वेग। क्या क्या, दूरी, विस्थापन और वेग। आप कहेंगे भैया वो स्थान परिवर्तन क्यों नहीं, तो स्थान परिवर्तन कोई तो नापा था ना दूरी में, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ी था गति। तो भैया क्या हो गया, ये हो गया क्या, इंडिपेंडेंट, और ये हो गया इसके ऊपर डिपेंडेंट। क्या, ये इंडिपेंडेंट और यहां पे हो गई डिपेंडेंट। अब
ग्राफ में दो चीजें निकाली जाती है, ठीक है। एक निकाला जाता है इसकी स्लोप, मतलब इसकी ढाल। क्या निकाली जाती है भाई? इसकी ढाल। और दूसरी इसमें निकाली जाती है इसका क्षेत्रफल। किसी भी ग्राफ में दो ही काम करना होता है, क्या भाई? ढाल निकालना होता है और उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या क्या? ढाल और क्षेत्रफल, ठीक है। ढाल और क्षेत्रफल निकालने से क्या फायदा होता है? तो उससे फायदा मिलेगा कि वो नए नई चीजों को जन्म देंगे। मतलब ये इधर में समय है, और चलिए यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि यहां पे दूरी समय ग्राफ है, ये यहां पे दूरी है और यहां पे समय है, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें डाउट रहती है, बहुत परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स कि भैया ये सब ग्राफ पता नहीं क्या चल रहा है। भाई कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इधर इंडिपेंडेंट उधर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सिखा के ला चुका हूं, यह समय होगा हमेशा। चलो पहले दूरी, आगे क्या करेंगे? फिर विस्थापन वाले को भी ले आएंगे, और क्या करेंगे? फिर वहां पे वेग को भी रखेंगे, ठीक है। अभी दूरी को रखा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? तो एक समान की बात करें, मतलब एक समान कैसे पता चलेगा? एक समान पता करने का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एक समान है, ये अगर सीधी रेखा बन रही है तो क्या है? एक समान। और अगर ये असमान होती तो देखिए ऐसा कुछ होता, ये होगा ये असमान। जो मैंने अभी बनाया ये असमान। असमान क्यों? क्योंकि यहां से 20 तक आने में देखिए जो परिवर्तन हुआ वो कम हुआ, और अगर मैं बात कर लेता हूं इस 40 सेकंड में, तो यहां तो भैया अनंत पे जाके मिलेंगे, बहुत सारा परिवर्तन हो गया। अगर बीच में मैं एक बात कर लेता हूं 30 पे, तो ये देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन हो गया। अच्छा, ये परिवर्तन कैसे देखेंगे ये भी आपको समस्या होगी, तो चलिए पहले उसकी ही बात कर लेता हूं मैं, परिवर्तन की, फिर आएंगे अपन इस मुद्दे पे। चलिए परिवर्तन कैसे देखें? परिवर्तन कहने का मतलब होता है कि इसके निर्देशांक लिखते हैं। जैसे ये 20, ये पॉइंट है 20। अब 20 पर से ये ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और यहां से यहां को एक मिला दिया। ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट के मान को रख लेंगे। कैसे भाई? तो ये 0 था, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। मतलब एक पॉइंट ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 4, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 4। मैं ग्राफ पूरे तरीके से सिखा रहा हूं भाई। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 8, ये जो हो जाएगा 10, ऐसे ये होगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, और ये हो गया 20, ठीक है। अब ये 20 हो गया। इधर कितना भाई? तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या? ये भी 2 2 के चल रहे हैं। ये 2, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो गया 6, ये 8, और ये 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये 11, सॉरी ये 12, और ये 12, और ये कितना हो जाएगा? 14। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया 13, करीब करीब 13, बीच में आ रहा है ना, मान लिया 13। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन लिखना चाहते हैं, निर्देशांक लिखना चाहते हैं, तो पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y। तो 20,13 क्या बन गया? 20,13। ऐसे ही एक पॉइंट और मार्क कर लेते हैं। तो एक पॉइंट और मार्क कर लिया, ये 40 पे मार्क कर लेते हैं। ये 40 वाली लाइन सीधी गई है, ये 40 वाली लाइन सीधी गई है यहां पे, और इधर से ये मार्क कर लेते हैं। ये बीचों बीच में आ रही है, मतलब ये 20 है, ये 22 24 26, और ये हो जाएगा 27। तो इस पॉइंट को क्या लिख लेंगे? तो इसको लिख लेंगे 40,27। अब ऐसे ही करके हम वैल्यूज निकालते चले जाएंगे, ठीक है। 27 क्या? ये 26 होगा, ठीक है। 26 कर लेते हैं, ठीक। तो क्या हो गया भाई? 26 आ गई, 40 पे 26, मतलब ये ऐसी तरीके से और पॉइंट्स मिलेंगे। अब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। तो ये दोनों पॉइंट को उठा करके एक स्केल रखेंगे, और इस स्केल से इसको जोड़ देते, और जोड़ने के बाद इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी पीछे बढ़ा करके ओरिजिन तक ले आते हैं। हमने पढ़ा है भाई मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है। जैसे मैंने बात करी थी भाई चौराहे से 20 किलोमीटर आगे, तो चौराहा मूल बिंदु हो जाता है, ये ओरिजिन होगी। ये स्ट्रेट लाइन मिली ना, सीधी रेखा। अगर आपके पास सीधी रेखा मिलती है मतलब वो एक समान है। अगर आपको सीधी रेखा मिल रही है मतलब एक समान है, मतलब बराबर परिवर्तन है। देखिए 20 था तो 13 था, 20 का डबल कीजिए तो ये 40 हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 26 हो गया ना। ये 13 दूना 26 और ये 20 दूना 40, बराबर समय में बराबर ही तो परिवर्तन हो रहा है। अगर यहां पे परिवर्तन निकालेंगे और यहां पे परिवर्तन निकालेंगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है, बराबर बराबर चल रहा है। तो ये हो गया भाई हमारा क्या? एक समान गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ठीक है। क्लियर है आई थिंक। अब चलिए जो हम चर्चा कर रहे थे उसकी बात करते हैं कि भाई यहां पर जो ये 2 पॉइंट दिए हैं, एक समय दिया है और इधर में दूरी दिया है, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं निकालना, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं स्लोप, ढाल निकालना। ढाल मतलब ये कितना लुढ़का हुआ है भाई, ये ऐसा भी लुढ़क सकता था ना, ये और इधर आ सकता था ना, मतलब ये एक लाइन ऐसी भी तो बन सकती थी, ये भी तो बन सकता था,
ये भी तो हो सकता था, ठीक है। तो ये अगर सभी हो सकते थे, अगर आप कॉम्पिटेटिव में थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा भी रुझान रखते हैं, हम हालांकि बात करेंगे अपने एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, लेकिन थोड़ा सा कि अगर आप उसमें रखते हैं तो इनमें ग्राफ में बहुत सारा अंतर पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरे ग्राफ्स में कि भैया ये चेंज हो रहा है ना, यहां पे देखिए, यहां पे कोण का मान, ये काले वाले के लिए और ये सबसे ऊपर वाले के लिए, सभी के लिए कोण का मान अलग अलग है। तो ये कोण के मान को ही हम क्या कहते हैं, ढाल, स्लोप, क्या कहते हैं भाई इसको, स्लोप, ढाल। और इसका जो ढाल है ये किसी बात को प्रदर्शित करता है, ये ढाल किसी बात को प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करेगा, तो आपको करना होता है इसके लिए कैलकुलेशन। कैसे, 2 पॉइंट मार्क कर लिए, देखिए एक ए और एक यहां पे मार्क कर लिया बी, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। ए से एक नीचे की तरफ लंब डाला तो इसको हमने कहा क्या, T1, और बी से एक लंब डाला और इसको हमने कहा क्या, T2। ये हो गया T1 और ये हो गया T2, मतलब 2 पॉइंट यहां पे मिल गए, ये T1 मिल गया और ये पॉइंट मिल गया मेरे को T2। सिमिलरली इसी पॉइंट से जब मैं इधर की तरफ आऊंगा, ठीक है, ये देखिए जब मैं यहां पे आऊंगा तो मैंने इधर क्या लिखा है भाई, दूरी, तो दूरी को इसको कह दिया भैया ये है मेरा S1 और ये है मेरी दूरी S2, 2 दूरियां यहां पे होगी। अब देखिए ढाल कैसे निकलेगा, मैं मार्क कर रहा हूं, जरा देखिए क्या करे भाई। तो यहां पे इस लाइन को, S1 वाली लाइन को A से हमने एक्सटेंड करके बढ़ा करके यहां पे C पे एक पॉइंट और मार्क कर ली। ये C क्या भाई, ये ऊपर से एक आ रहा था इन दोनों का, और ये हमारी जो लाइन थी पहले से वो। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन चुकी है मेरी एक यहां पे त्रिभुज, और ये त्रिभुज का ये वाला कोण कितना है, ये कोण है 90 डिग्री। तो जब ये कोण 90 डिग्री है तब इसमें एक नियम लगता है, आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर जो कोण बना है यही मुझे चाहिए। तो कोण बराबर क्या होती है, चाप बटा त्रिज्या। चलिए ये वाली बात अगर नहीं भी याद आए तो भी आप लिख सकते हैं क्या, ढाल बराबर, यही कोण को मैं ढाल लिख रहा हूं, स्लोप, ढाल बराबर हमेशा हमेशा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मैं और एक फॉर्मूला दूंगा, लंब बटा आधार, आप चाहे इसको करिए या फिर आप ऐसा याद रख लिए हमेशा, ढाल बराबर है ना, ढाल बराबर क्या होगा भाई, तो ढाल बराबर सदैव y अक्ष अपॉन x अक्ष। भाई y अक्ष के जो मान में परिवर्तन हो रहा है अपॉन y अक्ष के मान में जो परिवर्तन हो रहा है अपॉन x अक्ष के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो। भाई ये क्या लिख दिया, तो आइए देखते हैं। तो यहां पे ढाल निकालना है, ढाल जो है ना, ये जो ढाल है, ढाल बराबर y अक्ष पे क्या है, तो y अक्ष पे आप ध्यान से देखिए दूरी है, y अक्ष पे क्या है, दूरी, नीचे क्या है, समय। तो ये हो गया भैया दूरी, नीचे क्या आ गया, तो नीचे आ गया समय। अब आप बताइए ये ढाल क्या हो गया, दूरी बटा समय क्या कहलाती है, चाल। तो मतलब ये जो लाइन जो दिखा रही है क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है मुझे चाल। और चूंकि ये अगर एक दिशा में चल रहा है, सेम दिशा में चल रहा है, तो ये जो दूरी है इसी चीज को अगर मैं कह लेता हूं क्या, विस्थापन, क्या कह लूं, विस्थापन। तो ये जो चाल जो दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, वेग, ये क्या बदल जाएगा, वेग। मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है वेग को। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग को। कैसे पता लगा भाई, ये ग्राफ मेरे को आज तक तो नहीं समझ में आ रहा था, तो अभी पता तो चल गया ना, y बटा x, y बटा x। y में क्या दिखा, तो y में दिखा आपको भैया दूरी, विस्थापन, और नीचे क्या दिखा, x मतलब समय। अच्छा और भी पता करने के तरीके थे मालूम, ये मीटर होगा और ये सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है, तो मीटर प्रति सेकंड होती है भैया चाल की और वेग की। तो भाई एक समान चल रहा है, सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो भैया वही चाल तो वेग कहलाता है ना, वही जो चाल था वो क्या कहलाने लगता है, वेग कहलाने। तो ये किसका, ये स्लोप किस बात को बता रहा है, वेग को। अब आप बताइए ना, वेग जो है एक समान रूप से बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, मतलब ये क्या हो रहा है, एक समान वेग। ये क्या हो गया, एक समान वेग। और जब असमान होगा ना, तो आप ऐसा समझ के चलिए, ऐसा हो गया भैया, ये असमान हो गया। ये क्या हो गया, असमान। कैसे हो गया असमान, तो आप देखिए 20 पे इसका परिवर्तन अलग है, 40 पे अगर आप स्लोप देखते तो देखिए इतना ज्यादा स्लोप हो गया, 20 पे इतनी से स्लोप, इतनी से ढाल, और 40 पे इतना सारा। तो ये क्या एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो रेड कलर से मैंने भी जो वहां किया है, ये एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा क्या, असमान,
है ना, ये कहलाएगा असमान। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। समय को एक्स अक्ष के साथ लिया जाता है और दूरी को वाई अक्ष के साथ में। दिख रहा होगा भाई, समय को एक्स, वाई में दूरी। हमने कह भी दिया था कि भैया ये एक्स अक्ष में जो भी लेंगे ये इंडिपेंडेंट होगा, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। भैया बिल्कुल जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ये अपने लाइफ में रख लीजिए, हमेशा काम आने वाले हैं, हमेशा के लिए। सिर्फ इसी में नहीं, मैथ्स के फॉर्मूले भी जब बना रहे होंगे तब भी, सिर्फ 9th में नहीं, 10th 11th 12th कभी भी जाएंगे फॉर्मूले में ये काम आने वाला है भैया। यही तरीका है सीखने का। चलिए, दूरी समय ग्राफ को बहुत शर्तों के अंतर्गत नियोजित किया जा सकता है, जहां पर वस्तुएं एक समान चाल से असमान चाल से गति करती हैं या विराम अवस्था में रहती है ना। तो जैसे असमान वाला अगले ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। यहां पे जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये विराम अवस्था कहलाएगा ना। यहां पे ये कुछ नहीं चल रहा है, भैया दूरी 0 है, समय भी 0 है। ये जो ओरिजिन है यहां पे दूरी भी 0 और समय भी 0, मतलब वो रुका हुआ है। अब एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति जो है ना, ये सबसे ज्यादा ये जो पॉइंट है ये पूछी जाती है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं। भाई एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी प्रकृति होती है भाई, ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ये जो सरल रेखा है ना, ये क्या बनी, स्ट्रेट लाइन। अगर ये असमान होती तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ये वक्र है। असमान के लिए प्रकृति क्या होगी, वक्र। और एक समान के लिए प्रकृति कैसी हो रही है, तो एक समान के लिए प्रकृति हो रही है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, कैसी हो रही है, सीधी रेखा। तो इसको याद भी रखेंगे कि भैया ये आपको आराम से पूछा जा सकता है। या फिर अगर कोई आपसे डिस्कस करता है, जैसा मतलब मौखिक तौर पे किसी को ग्राफ कैसे बताएंगे, भाई कहेंगे ग्राफ तो भैया ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन मौखिक तौर पे भी ग्राफ आप बता सकते हैं इस लाइन से कि भैया एक समान, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है, जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे वो एक समान होगी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आ गया भैया वही असमान। और अभी जैसा कि डिस्कस करके लिए है, ये देखिए वो डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट, और ये देखिए ये वेरिएट होने लगी। ये क्या हुआ, 2 सेकंड में जो परिवर्तन हुआ वो बस इतनी सी था, ये ढाल था, ये ढाल था। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं किसमें, आप चेक करना चाहते हैं 8 सेकंड पे, तो 8 सेकंड पे चेक कीजिए, ये रहा। आप बताइए दोनों में कोण के मान में अंतर। ठीक है, दोनों के कोण के मान में अंतर आप बताएंगे तो देखेंगे ये छोटा कोण बन रहा था, ये देखिए ये ब्लू से बना रहा हूं, ये छोटा कोण है, और जब ऊपर वाला रेड वाला बनाया तो ये बड़ा कोण आया। तो मतलब क्या दिख रहा है भाई, तो मुझे साफ सुथरा दिख रहा है कि भाई दोनों के मानों में जो अंतर है, कोण के मान में जो अंतर है वो अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, असमान रूप से। तो क्या करेंगे भाई, तो इसमें देखिए असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है, एक वक्र रेखा होती है। यह वक्र है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सरल रेखा नहीं है, वक्र लाइन है। अच्छा फिर से ये तो भैया ये तो बिल्कुल घोंट जाइए, है ना। क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे क्या भाई, तो एक्स पे समय और वाई पे वेग। ठीक है, वाई पे जो है दूरी को, वाई पे किसको भैया, वाई पे जो है वो दूरी को दर्शाएंगे। ठीक है, अब यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है ना, तो उसके साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपन ने यहां पे दूरी समय के लिए बनाया है ग्राफ, ऐसे ही हम किसके लिए बना सकते हैं भाई, वेग के लिए भी, है ना। तो जो डिस्क्रिप्शन है ये किसके लिए भाई, वेग के लिए चल रहा है, तो वेग के लिए भी हम सिमिलरली चीजें बना सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हमारा गति का ग्राफीय प्रदर्शन में अगला पॉइंट कि भाई एक समान तो चल रहा था, सरल रेखा में जब चलेगा तब कैसे होगा, मतलब कांस्टेंट जब चलेगा, कांस्टेंट भाई ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, देखिए ये एक समान चाल से चल रहा है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई बदल ही नहीं रहा। कैसे पता चला भाई, तो यहां पे रखा हुआ है वेग और यहां पे रखा हुआ है क्या, समय। यहां पे वेग और यहां पर समय। इसमें एक चीज और सिखा देता हूं, मैंने आपको बोला कि एक तो आपने निकाल लिया क्या, स्लोप। स्लोप मतलब क्या, आपने निकाल लिया ढाल, ढाल ने आपको एक वैल्यू दी, और दूसरा निकाला जाता है क्या, क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल, पूरा ही लिखता हूं। दूसरा क्या निकाला जाता है भाई, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या देगा, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। जैसे इसमें क्षेत्रफल निकालना आसान है, मैं इसमें क्षेत्रफल की पहले बात कर लेता हूं। क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो आपको कलर्ड सेक्शन दिख रहा है, इस कलर्ड सेक्शन का आपको क्षेत्रफल क्या मिलेगा, बताएंगे क्या। तो आप कहेंगे भैया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये एक पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया, ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट डी। तो ए बी सी डी आपको क्या दिख रहा है, तो ए बी सी डी एक आयत। क्षेत्रफल किसका निकालेंगे भाई, तो क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, ए बी सी डी आयत का। ए बी सी डी आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भैया हमको पता है लंबाई
गुणे चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई में क्या है? तो लंबाई मतलब आपको लिखनी होगी लंबाई में यहां पे कि भाई लंबाई में ये हो गई हमारी वेग, ठीक है, या समय लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर लगता है इसको लिखना है तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, मैं तो नॉर्मली सी डी, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, सी डी इंटू बी डी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही लिखते हैं ना, दो भुजाओं के गुणा। तो ये क्या है भाई? ये समय है, यहां हो गया भैया समय। अच्छा, सी डी समय है ना, देखिए सी डी क्या है? T2 माइनस T1 है ना, T2 माइनस T1 मतलब समय। और जो ये है BD, ये क्या दिख रहा है भाई? ये क्या है? वेग है। ये YH पे क्या रखा हुआ है? वेग रखा हुआ है, तो यहां पर रख दीजिए वेग। क्या मिलेगा भाई? अगली लाइन में मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। समय को ऐसे ही छोड़िए, वेग को लिख सकता हूं क्या मैं? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, काट दीजिए। क्या मिल गया भाई? तो आपको मिल गया क्या? विस्थापन। क्या मिल गया? विस्थापन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जब वेग में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब वेग समय ग्राफ हो, तो वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या देता है? तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ये हमको देता है वैल्यू विस्थापन की। किसकी वैल्यू देगा? विस्थापन की। तो स्लोप, ढाल क्या देगा? तो ढाल के लिए आपको बताया ना y अपॉन एक्स। स्लोप कभी भी निकालना है तो कैसे निकालते हैं? y अपॉन एक्स। y में क्या है? तो y में भैया वेग, x में क्या है? तो x में समय। तो वेग बटा समय क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया ये त्वरण। तो मतलब इसका ढाल जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? त्वरण। और जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या दे रहा है? विस्थापन। समझे या नहीं भाई? जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमको दो वैल्यू देता है, एक तो वो स्लोप, स्लोप हमेशा कैसे निकालते हैं? y अपॉन एक्स करके। तो y अपॉन एक्स में मुझे क्या मिला भाई? त्वरण मिला। y अपॉन एक्स किया तो वेग अपॉन समय क्या मिला? त्वरण। और जब हमने बात किया किसकी? इसकी क्षेत्रफल निकालने की, ये जो कलर्ड सेक्शन है इसको निकालने की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या देखा भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसने क्या दिया? तो इसने दिया विस्थापन। मतलब जो एरिया अंडर द कर्व है या एरिया अंडर द ग्राफ है, ये क्या देगा हमको? हमेशा देगा विस्थापन। विस्थापन का जो मान है वो देगा, और जो इसका स्लोप है वो देगा त्वरण। अब एक बात बताइए ना, यहां से मतलब ये A से B तक पहुंचने में क्या कोई ढाल मिलेगा? क्या कोई कोण का मान निकाल पाएंगे क्या? आप यहां पर कोण जितना निकालेंगे उतना ही यहां पे मिलेगा, मतलब कोई कोण ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है समय के। समय के कैसा चल रहा है भाई? पैरेलल। समय के जब भी ये पैरेलल चलेगा मतलब कोई कोण का निर्माण नहीं कर रहा। पैरेलल मतलब क्या? 0 डिग्री ना। जब कोण का निर्माण नहीं हो रहा है इन दोनों में, तो भैया इसको ही हम क्या कह लेते हैं? इसको हम कह लेते हैं कि भैया ये सरल रेखा में गति में परिवर्तन, मतलब सीधी रेखा में ये गति में परिवर्तन है। यहां पर जो विस्थापन आएगा, मतलब जो त्वरण आएगा, त्वरण कितना है इस केस में? इस केस में त्वरण, त्वरण ये है, त्वरण जो है शून्य है। इस केस में त्वरण जो है ये शून्य है। क्यों भैया त्वरण शून्य है? क्योंकि वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग परिवर्तन का दर होता है। ये हो गया मेरा u, और मैं इसको कह लेता हूं मान लो v। तो भैया u माइनस v करेंगे, कुछ अंतर आ रहा है क्या? नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया भैया शून्य। अब करते हैं हम थोड़ा आगे बात, है ना। ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना, स्लोप नहीं मिल रही यहां पे। अच्छा, आगे करते हैं भाई। एक समान त्वरित गति से गतिमान, वहां पे त्वरित नहीं होती, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आई थी ना। अब देखिए यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है कि यहां पे ये वेग और ये जो समय है, इसमें यहां पे ये कोण बन रहा है। समय बढ़ते जा रहा है तो वो जो वेग का मान है वो बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेटर तेज हो रही है ना, गाड़ी तेज हो रही है ना, क्योंकि वेग का मान समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चला जा रहा है। तो यहां पर जो हमने दो बातें करी थी कि हर एक ग्राफ में हम दो चीजें देखते हैं। एक हम क्या देखते हैं भाई? एक हम देखते हैं उसका स्लोप, मतलब एक देखते हैं उसका क्या? ढाल। एक हम उसका क्या देखते हैं? एक देखते हैं हम उसका ढाल। तो भैया एक हो गया हमारा ढाल। ढाल यहां पर भी निकालेंगे तो वही है ना, क्या? y अपॉन एक्स। क्या कहते हैं भाई? y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स मतलब क्या? वेग बटा समय। वेग बटा समय क्या कहलाता है? तो भैया ये त्वरण। तो समझ में आ रहा है कि भैया ये हो गया त्वरण। और दूसरा मुझे क्या निकालना होता है भाई? दूसरा निकालना होता है क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पे दो सेगमेंट्स है। एक ऊपर ये आपको त्रिभुज दिख रहा है और दूसरा आपको क्या दिख रहा है? ये आपको आयत दिख रहा है। तो आयत वाला तो मैंने अभी निकाल के दिखाया था। चलिए मैं त्रिभुज वाला निकालता हूं। त्रिभुज के लिए क्या होता है भाई? हाफ, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है? आधार है AD और ऊंचाई है ED।
ये हो गया भैया एडी गुणे ईडी, क्या हो गया, आधार हो गया एडी और ये हो गया ईडी। अच्छा एडी क्या है भाई, तो एडी है आपका समय और ईडी क्या है, ईडी, तो ईडी है हमारा वेग। अच्छा तो फिर से मैं आगे बढ़ जाता हूं भाई, तो ये हो गया समय गुणे वेग, मतलब क्या, तो वेग मतलब आप कहते हैं विस्थापन बटा समय, ये समय से समय कट गया, क्या मिला, विस्थापन। तो मैंने क्या सिखाया अभी कि आपको वेग समय ग्राफ जब भी दिया हो, वेग समय ग्राफ में इसका जो ढाल है वो ढाल आपको देगा त्वरण, क्या देगा, त्वरण, और जो इसका क्षेत्रफल है वो हमेशा आपको देने वाला है क्या, विस्थापन, क्या देगा, विस्थापन। चलिए तो क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे त्वरण के मान में बदलाव नहीं आता तो वह एक समान वेग है, मतलब त्वरित नहीं हो रही, एक समान त्वरण वेग उतने से ही चली जा रही, और अगर उसके मान में बदलाव होता जा रहा मतलब क्या हो रहा है, त्वरण बढ़ती जा रही, मतलब आप कह सकते हैं कि त्वरण का पॉजिटिव मान आ रहा है ना, ये कैसा मान आ रहा है भाई, त्वरण का पॉजिटिव, धनात्मक मतलब जो वेग है वो बढ़ रहा है। अच्छा इसी ग्राफ में एक और चीज हो सकती है, वो क्या भाई, तो वो ये हो सकती है ऐसा एक ग्राफ हो जाए। अब बताइए इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, तो भाई इस ग्राफ में भी फिर से वही चीज दिख रहा मुझे कि पहले 0 पर इसकी वैल्यू वेग की कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, और जब अपन आए यहां पे 30 सेकंड पे तो वेग का मान कितना हो गया भैया, 0, मतलब ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ चल रहा है ना, घट रहा है, तो इसी चीज को हम कहते हैं क्या, मंदन। जब आपका त्वरण कैसा हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो उसी चीज को हम कह लेते हैं मंदन, मतलब जो डीएसेलरेट करने का जो कह सकते हैं उसको कहते हैं क्या, रिटार्डेशन, रिटार्ड होना मतलब धीरे धीरे कम होना, ब्रेक लगाते हैं मतलब आप रिटार्ड करते हैं, मंदन कर रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होगी, रुकने वाली है, ये गाड़ी यहां पे आकर रुक गई, इसमें आपने शुरू करी तो गाड़ी रुकी हुई थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब ये प्रारंभिक वेग हो गया u इक्वल्स टू 0, और ये इधर कहीं पे मार्क कर लेंगे तो वो हो गया अंतिम वेग। लेकिन इसमें अगर मार्क करते हैं आप मंदन वाले केस में, तो ये देखिए ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम है, तो क्या होगा, मंदन। प्रारंभिक वेग ज्यादा, अंतिम वेग कम, तो क्या होगा, मंदन। क्यों, क्योंकि v माइनस यू होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है भैया एक्सेलरेशन, त्वरण। अब v का मान यहां पे देखिए, तो v का मान हो गया 0 और u का मान यहां पे कितना है, 50, तो 50 बटा t कितना है, t है 30, ये देखिए t का मान 30, u है 50, v है मेरा 0, तो आप इसको करेंगे तो -50 बटा 30 ही तो आएगा, काट दीजिए, -5 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया माइनस का, कि भैया ये मंदन है। और भाई दूसरे वाले में करके देखते हैं इसको, तो देखिए फिर से यहां पे करता हूं मैं, तो v का मान कितना है भाई, तो v का मान कुछ भी रख लेते हैं, मान लीजिए यहां पे इसको मार्क कर लेता हूं मैं, है ना, ये हो गया मेरा v, तो ये v हो गया भैया कितना, तो v के लिए मुझे मिल जाएगा यहां से 40, 2 42 कह लेता हूं मैं, मान लीजिए 42 हो गया, क्या, तो 42 हो गया मेरा v, ठीक है। u कितना है, तो u यहां पे 0 है, u यहां पे कितना है, 0 है, v यहां पे कितना है, ये 42 है। टाइम देखते हैं, तो टाइम मैंने लिया है 25 सेकंड पे, तो टाइम कितना हो जाएगा भैया, 25। आप इसको करके देखिए, 42 बटा 25। मुझे नंबर से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके चिन्ह से इंटरेस्ट है, तो चिन्ह कैसा आया, तो यहां पे चिन्ह आया वो पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है, ये त्वरण, ये त्वरण, और ये क्या है, ये है मंदन। अगर नेगेटिव आता है तो मंदन, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है, त्वरण, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, कहने का तरीका है, बस कहने के टर्म्स है वो अलग है, ठीक है। जब ये डिक्रीजिंग स्लोप होगी, जब ढाल नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो मंदन है, जब ये ढाल ऊपर की तरफ उठ रहा होगा तो ये त्वरण है, बस इतनी सी बात ध्यान रखें। क्या, जब ये ढाल नीचे गिर रही है तो ये क्या है, मंदन, और जब ये ढाल ऊपर चल रही है तो क्या है, त्वरण। कारण, क्योंकि भाई u का मान अगर v के मान से ज्यादा हुआ तो गाड़ी रुक रही है मतलब मंदन हो रहा है, माइनस एक्सीलरेशन होगा, और जब वो बढ़ रही है, चलने जा रही है भाई, शुरू में कम और फाइनल ज्यादा है, तो वो त्वरण हो रहा है, बढ़ रही है उसकी वेग। इसका काम कहां आएगा, तो इसका काम आएगा ना जब क्वेश्चंस करेंगे तब, कि भाई मंदन में हम देखेंगे कि a को -a लिख दिया, और त्वरण में देखेंगे कि भाई a जो है वो +a ही चल रहा है, तो कहीं पे माइनस कर देते हैं, कहीं पे प्लस। तो जो भैया होती है ना बाद में दिक्कत, ठीक है, वो बाद में दिक्कत होती इसलिए क्योंकि हमने बेसिक्स को ध्यान नहीं रखा होता। हम इतने आराम से इस पूरी चीज को कवर ही क्यों करें, क्योंकि बेसिक्स हम छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बेसिक्स के सारे ही पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर हो। ये सेशन ही इसके लिए कर रहे हैं कि सब कुछ फिंगरप्रिंट्स पे हो,
ठीक, तो चलिए इसका भी आप रखेंगे स्क्रीनशॉट। हम बढ़ेंगे अपने अगले पोर्शन में, और उसके पहले हम दो चीजों की चर्चा भी कर लेते हैं कि भैया यहां पे समय के साथ देखिए वेग बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग शून्य नहीं हो सकता। इसका वस्तु का जो वेग है वो शून्य नहीं है। आप थोड़ा सा भी चले पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा। हमने पीछे वाले में देखा तो वहां पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, है ना। पीछे वाले सेगमेंट में अगर हम करते हैं, अगर मैं करता v माइनस यू, तो भैया दोनों एक ही लाइन थी, तो कुछ नहीं हो रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है हमारा असमान गति में वेग में परिवर्तन। अब भाई सिर्फ समान रूप से जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? असमान रूप वाले को नहीं कर सकते क्या? तो कर सकते हैं ना। कैसे? तो देखिए असमान त्वरित हो रही है ना, ये त्वरण ही मिलेगा ना। अगर अपन बात करें वेग में परिवर्तन, यहां पे वेग है और यहां पे समय है, तो ये ग्राफ क्या बता रही है? त्वरण बता रही है। स्लोप किस चीज को बता रही है? त्वरण को। तो भाई देखिए ना, यहां से यहां तक ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है त्वरण। ये यहां से यहां तक नीचे आ रहा है ना, तो ये हो गया मंदन। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया? त्वरण। और ये जब नीचे आ रहा है तो ये क्या हो गया? मंदन। मैं अगर कहूं तो ये एक्सीलरेशन ए पॉजिटिव, ये माइनस है, ये ए पॉजिटिव का है और ये माइनस का है। ये आपको समझ में आ रही होगी बहुत क्लियरली। क्यों? स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ती चली जा रही है, प्रारंभिक वेग से मान अंतिम वेग का ज्यादा है तो त्वरण है, और प्रारंभिक वेग का ही मान ज्यादा और अंतिम वेग का मान कम है तो मंदन है। फिर से प्रारंभिक का कम, अंतिम का ज्यादा तो त्वरण, फिर अंतिम का ज्यादा, प्रारंभिक का ज्यादा और अंतिम का कम तो क्या है? मंदन। तो भाई मंदन और त्वरण कुछ नहीं, फार्मूला तो सेम ही होता है ना। स्लोप निकालेंगे तो हर बार y अपॉन x ही होगा, लेकिन आप पाएंगे कि y अपॉन x का मान नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो नीचे चल रही है लाइन, ऊपर नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे अपने को क्लियर रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं जरा पॉइंट्स की। असमान गति में वेग समय के साथ में परिवर्तित होता है। भाई बिल्कुल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि असमान रूप से परिवर्तित नहीं होगा, होगा। इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। भाई असमान ही है। असमान का मतलब ये कि भाई वो चेंज हो रहा है ना, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा और अलग अलग तरीके से होगा। कहीं पे इंक्रीजिंग होगा, मतलब कहीं पे स्लोप पॉजिटिव है, कहीं पे स्लोप नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। असमान है, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। तभी तो औसत निकाल लेते थे इसके लिए। औसत क्यों निकालते? भाई है ही ना, पता ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कोई धर्म ईमान नहीं है भैया इसका, कहीं भी जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। भाई इसमें देखिए, जब चल रहा है वेग में परिवर्तन हो तो शून्य नहीं है, यह असमान रूप से चल रहा है, शून्य नहीं हो सकता। कहीं ऊपर गया, कहीं नीचे गया, कहीं रुका, कहीं चला, मतलब इसका जो मान होगा वो शून्य नहीं होगा। आपको शून्य दिखता हुआ भी नहीं दिख रहा कहीं पे कि भैया इस कहीं पे भी शून्य हो जाए। ठीक है, चलिए